बच्चों कभी कभी पूछता है कि स्कैर्स रिसोर्स क्या होती है और नॉन स्कैर्स रिसोर्स क्या होती है। स्कैर्स मतलब होता है कि जो जिस चीज की कमी है। सो पहली चीज हमारी जो स्कैर्स रिसोर्स है वो क्रूड है, मतलब जो पेट्रोल है वो स्कैर्स है। दूसरा, पानी भी है, और ड्रिंकेबल वाटर, ड्रिंकेबल या क्लीन वाटर, ये एक स्कैर्स रिसोर्सेज है। ठीक। थर्ड, अगर हम देखें और क्या स्कैर्स है बताओ, हमारे पास लैंड एक स्कैर्स रिसोर्स है। और नॉन स्कैर्स की बात करें तो, आपका पहला है सनलाइट। सनलाइट एक नॉन स्कैर्स है। टोटल वाटर ऑन अर्थ, ये चीज। एंड थर्ड, तुम्हारा विंड, एक नॉन स्कैर्स है। फोर्थ की बात करें तो एयर स्पेस, वो अनलिमिटेड है, वो रिसोर्स नहीं है लेकिन एयर स्पेस, लेकिन बता रहा हूँ कि वो भी नॉन स्कैर्स है। तो ये सारी चीजें स्कैर्स और नॉन स्कैर्स है, कभी कभी पूछ लेते हैं, बताइए, तो फिर डिस्टिंग्विश कर लेना दोनों के बीच में। अब हम आगे चलेंगे, अब हमने इकोनॉमी के बारे में समझ लिया, वाई वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स भी समझ लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे कि भाई ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने सुना होगा, आप जो पढ़ने जा रहे हो अभी वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, मतलब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, या डीलिंग विद एट ए इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की, या मतलब इंडिविजुअल जैसे कंज्यूमर है, बिहेवियर की स्टडी कर रहे होते हैं, तो फिर हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपका स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम केवल आपके रिजल्ट्स की बात करें तो दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपके इंडिविजुअल रिजल्ट्स की बात करें। ठीक। अब हम पूरे पूरे क्लास के रिजल्ट की बात करें, क्लास का एवरेज क्या रहा, तो वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एग्रीगेट लेवल बात कर रहे हैं ना। ओवरऑल सारे पूरे क्लास भर की, या पूरे स्कूल की, या पूरे शहर की बात करेंगे रिजल्ट्स की, क्लास 10th के, तो वो कहलाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि वो लार्ज, इट डील्स विद लार्जर नंबर। सो ब्रांचेस दो होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, और फैक्ट समझ लेते हैं। आपको पता है एक पर्सन थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। ठीक है, ये स्पेलिंग थी शायद। ठीक है, तो इन्होंने 1933 में, मतलब ही इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, रैगनर फ्रिश ने इस्तेमाल किया। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन थे? देखो, ओवरऑल इकोनॉमिक्स के फाउंडर जो थे वो थे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिकली पूछे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे एडम स्मिथ। ठीक, इनको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थे ना, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऐसे थे कि ये पुराने इकोनॉमिक्स थे, ये मॉडर्न नहीं थे। दो तरह के इकोनॉमिक्स को, दो मतलब ब्रांचेस बनाए, मतलब दो फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बनाए गए हैं। जो पुराने ख्यालात के थे वो थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और जो नए थे वो थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिनमें जिनको जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स ने फाइंड किया वो था जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स नाम है इनका, जेएम कीन्स। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे। तो समझ आया कि नहीं? माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स विच डील्स विद स्मॉल, या फिर स्मॉल इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो मीन्स लार्ज। एग्जाम्पल मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसका डिस्टिंक्शन हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसका आपको डिस्टिंक्शन पढ़ना पड़ेगा विद बेसिस। ठीक है, सो अगर हम बात करें ये इसके डिस्टिंक्शन की दोनों के, तो इट डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, ये इंडिविजुअल लेवल से डील करता है, ये एक एग्रीगेट लेवल से डील करता है। इट डील्स एट द एग्रीगेट लेवल, या लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, है ना। ये एवरेज लेवल, मतलब ये होल लेवल पे डील करता है। ठीक। दूसरा है, इसको इसको हम पता है, इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। इसको हम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। तीसरा डिस्टिंक्शन है इसका, ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। तीसरा है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करता है। देखो, कंज्यूमर की बात है तो कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो इसमें जो टूल्स का इस्तेमाल होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। सप्लायर सप्लाई, मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है। लेकिन अगर हम अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें तो होता है, तो उसका टर्म यूज होता है एग्रीगेट डिमांड। सर, एग्रीगेट और एवरेज में डिफरेंस क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो होती है, मतलब होता है टोटल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे मार्क्स आए थे, ठीक है, अराउंड 450 मार्क्स थे मेरे बोर्ड में आउट ऑफ 500। ठीक है, आई गॉट 450 मार्क्स। तो ये जो 450 मार्क्स है मेरे, सो दिस इज एग्रीगेट मार्क्स। अब मैं बताऊं कि ऑन एन एवरेज मेरे आए थे 90, मतलब मुझे इतना ही याद है 91% थे मेरे नंबर। ठीक, ये परसेंट है ना बेटा, ये तो एवरेज है ना। ऑन एन एवरेज 91 मार्क्स पर सब्जेक्ट थे, तो ये कहलाएगा एवरेज। पर यूनिट की अगर बात करते हैं तो होता है एवरेज, और अगर ओवरऑल बात करें तो होता है एग्रीगेट। अंडरस्टूड और नॉट? एग्रीगेट और एवरेज में क्या होता है? तो डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड मतलब एक इंसान की डिमांड, और अगर एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे के पूरे इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो रही है, दैट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। हाँ, इसमें क्या होता है एक और चीज की, इसमें जब इसकी स्टडी करते हैं तो मैक्रो को हम कॉन्सेप्ट समझ करते हैं। इसमें जब इसकी स्टडी करेंगे तो इसको ये कॉन्सेप्ट रहेगा, जब इसकी स्टडी करेंगे तो फिर जब इसकी स्टडी करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट रहेगा, और जब इसकी स्टडी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा।
ठीक, तो ये चीज है, इसका मतलब ये है सर कि मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि आर दे इंटरडिपेंडेंट, दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब माइक्रो और मैक्रो कनेक्टेड है कि नहीं? हाँ कनेक्टेड है, बिल्कुल है, पता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक की स्टडी करो दूसरे को क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्यों पता है? देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या इससे एक इंडिविजुअल के ऊपर असर आएगा? बिल्कुल आएगा, एक कंज्यूमर के ऊपर असर आएगा अगर महंगाई बढ़ेगी तो, ठीक है। तो जो महंगाई बढ़ना देश की, दैट इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, एंड इंडिविजुअल असर आना, उसका फर्क देखो पड़ रहा है। अब ऐसा, अच्छा आप ऐसा दूसरा मान लीजिए कि अब मान लेते हैं किसी इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्शन कम कर दें, प्रोडक्शन अपना कम कर देंगे, तो नेक्स्ट साइकिल में प्रोडक्शन कम होगा तो फिर चीजें, फिर सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो फिर आगे जा करके महंगाई बढ़ सकती है। तो वो माइक्रो लेवल पे अगर कोई चेंजेस कर रहा है तो वो माइक्रो लेवल पे चेंजेस कर रहा है तो मैक्रो पे असर आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा लेकिन असर आएगा। आप स्कूल के का एग्जांपल लेके समझिए, समझो कि किसी भी क्लास का जो एवरेज है, मतलब किसी भी क्लास का जो, अगर क्लास में एक बच्चा अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए मेहनत करता है तो ये माइक्रो लेवल है, तो इससे ओवरऑल एवरेज पे असर पड़ेगा, हाँ कुछ तो असर पड़ेगा। और अगर पूरी क्लास जो है मेहनत करती है, या डिसाइड किया जाता है कि नहीं सबको 5% नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, डिसीजन लिया गया कि सबको पास कर दिया जाएगा, तो इससे एक इंडिविजुअल के ऊपर असर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। मान लो कि अज्यूम किया गया कि सबको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स प्लस दिए जाएंगे, सारे बच्चों को ग्रेस नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मान लो किसी के नंबर अगर 22 नंबर आ रहे होंगे तो उसके प्लस 5 आ जाएंगे, तो 27 नंबर उसके हो जाएंगे, तो वो पास हो जाएगा ना। तो ये बड़ा डिसीजन लेने की वजह से सबके लिए ये डिसीजन लिया, तो इस पे असर आया कि नहीं आया? आया। और अगर किसी एक बच्चे ने अगर मेहनत करी है, इंडिविजुअल लेवल पे बच्चे ने अगर मेहनत करना शुरू किया, तो क्या मैक्रो पे चेंज आएगा, लेवल पे चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूव होगा। तो बस दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दैट इज द रीजन कि जब इसकी स्टडी करते हैं तो उसको कांस्टेंट करते हैं, जब इसकी स्टडी करते हैं तो इसको कांस्टेंट करते हैं। तो ये सब पढ़ लेना बच्चों, इसका डिस्टिंक्शन बुक में भी दिया हुआ है। और कुछ चीज आपको समझ में नहीं है कि जाने देना, लगभग 5 डिस्टिंक्शन पढ़ लेना, तो 1 2 3 4 हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया 5। हाँ अब ये भी एक डिस्टिंक्शन है कि आपने यहाँ पे इसका फाउंडर का नाम लिख दिया, तो ये भी एक डिस्टिंक्शन माना जाएगा, ठीक है। और मीनिंग भी लिख देना, ये मैंने इंडिविजुअल लेवल बताया, आप मीनिंग भी लिख सकते हो, तो वो 5-6 डिस्टिंक्शन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। अब ये भी हो गया, और अगला आपका आता है, अच्छा एक बात बताओ कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो साइंस है कि आर्ट है? दोनों है। इकोनॉमिक्स जो होती है, पता है इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है, पता है कैसे? इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है, साइंस मतलब सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। सिस्टमैटिक डेटा उसके लिए अवेलेबल है, एंड बुक्स भी अवेलेबल है, प्रॉपर उसकी नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है, स्टडी की गई है। तो वो एक इकोनॉमिक्स जो है आपका साइंस पूरा नहीं है, मतलब है लेकिन पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है। साइंस जो होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है, वो हर जगह अप्लाई हो सकता है, सेम रिजल्ट सेम देगा, लेकिन इकोनॉमिक्स हर जगह रिजल्ट सेम नहीं देगा। इकोनॉमिक्स को आप चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, मतलब वो अलग अलग जगह अलग अलग रिजल्ट देगा, तो इसलिए पूरा वो साइंस नहीं है, वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स आर्ट है, मतलब कि वो अपने हिसाब से आप उसे मोल्ड करके कुछ जगह जगह अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द रीजन वो आर्ट भी कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट, तो इसलिए कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा साइंस नहीं है, तो वो सोशल साइंस है। बच्चों एक और इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज समझ लो कि जो ये जो सोशल साइंस जो होती है इसके पहले कि जो माइक्रो और मैक्रो सिंस दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक वर्ड होता है कि भाई माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। पहले समझ लो कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स मतलब होता है एक तरह से आयरनिकल, मतलब उल्टा जो चलता है, ठीक, मतलब अगेंस्ट काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो और मैक्रो का पैराडॉक्स क्या होगा, एग्जांपल से समझना। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है कि एक चीज के लिए जो बेनिफिशियल है वो मतलब कोई चीज माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बेनिफिशियल है लेकिन वो मैक्रो के लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा चल रही है। कहने का मतलब कि जब अगर इसमें एग्जांपल दिया बहुत अच्छा आपकी बुक में, इसमें बोल रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करना शुरू करे, सेविंग करना इज अ गुड हैबिट, है ना, सेविंग करोगे तो वो अच्छा होता है किसी फैमिली के लिए, आगे जाके वो बड़े खर्चे कर सकते हैं। लेकिन ये मैक्रो के लिए बड़ा खराब होता है। कोई स्टेप माइक्रो लेवल पे अच्छा होगा लेकिन मैक्रो लेवल के लिए बड़ा खराब इसलिए होता है कि अगर सब लोग सेव करना शुरू कर देंगे, याद करना इकोनॉमी का मतलब एक कंज्यूमर, अच्छा और समझ लो, चलो देखो प्रोड्यूसर होता है ना, जो प्रोड्यूसर होता है, 2 लोग होते हैं और एक कंज्यूमर होता है, ये लोग दो काम करते हैं दोनों, पता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है कि नहीं, और ये इन्वेस्टमेंट भी करता है। और कंज्यूमर क्या करता है बताओ? कंजम्पशन करता है ना, और क्या करता है? सेविंग्स भी करता है। अगर एक प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा सेविंग करने लगे, कम से कम पैसा खर्चा करे, तो प्रोड्यूसर कम खाना बनाएगा, प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन करेगा ना। अगर कंज्यूमर सेव कम करे, डिमांड ही कम हो रही है, तो प्रोडक्शन भी कम करेगा। तो जब ये प्रोडक्शन कम करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जब प्रोडक्शन कम करेगा तो लोगों को अपने जो हायर किया हुआ है, जो सर्विसेज लोगों के लिए रहा है वो कम लेगा, सीधी सी बात है। वो जॉब्स कट करेगा, जॉब्स कट करेगा तो लोगों की इनकम भी तो कम हो जाएगी। तो सेविंग इज नॉट गुड फॉर अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। अगर सब लोग सेव करने लगे तो इकोनॉमी जरा फॉल करने लगेगी, क्योंकि प्रोडक्शन गिरने लगेगा, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा लोग इनकम कमाएंगे, तो ज्यादा ही बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम अगर होता है तो ये मैक्रो लेवल के लिए ठीक नहीं होता है सेविंग ज्यादा करना, ठीक है कि नहीं? आया समझ में? तो इसलिए पैराडॉक्स है, उल्टा चलता है ये।
ठीक, इसलिए लिखा है ना पैराडॉक्स कि समटाइम्स देयर आर पैराडॉक्सेस सीन इन माइक्रो एंड मैक्रो एक्टिविटीज, इट मींस एन एक्ट व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल मे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अब एक और इसमें लिखा हुआ है कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो, भैया दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई सुपीरियर नहीं है किसी से, ऐसा ऐसा बोला नहीं जा सकता। ठीक, क्लियर। सो अब आगे पैराडॉक्स के बारे में और पढ़ेंगे हम। जैसे एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा सा आपके बुक में कि जैसे वाटर जो है, वाटर एसेंशियल है कि नहीं है, वाटर एसेंशियल है, ठीक है, और डायमंड जो है वो क्या है, एसेंशियल है नहीं, लेकिन वाटर एसेंशियल है, लेकिन वो चीपली मिलता है ना। वाटर नॉट एसेंशियल, मतलब डायमंड नॉट एसेंशियल, लेकिन वो तो बड़ा एक्सपेंसिव है। क्यों भाई एक्सपेंसिव है, क्यों ऐसे, ये पैराडॉक्स क्यों है? एसेंशियल चीज चीप मिल रही है और नॉट एसेंशियल चीज एक्सपेंसिव मिल रही है। पैराडॉक्स समझिए क्या होता है, मतलब उल्टा चल रहा है, विपरीत चल रहा है। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स क्यों है, रीजन क्या है बताओ उसका? सप्लाई और क्या बोलेंगे, स्कैरसिटी। डायमंड की स्कैरसिटी है, दैट इज द रीजन कि वो बड़ा महंगा है। ठीक है, और लोग एनी प्राइस पे करना चाहते हैं। वाटर की स्कैरसिटी नहीं है, अबंडेंस में अवेलेबल है, दैट इज द रीजन कि वो चीपली अवेलेबल है। ये पैराडॉक्स का रीजन ही है। ठीक, तो पैराडॉक्स का मतलब आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है, हाँ हम साइंस की बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब इसको पॉजिटिव साइंस भी कहा जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक साइंस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव, बड़ा ही आसान है ये। देखो ये इसका डिसीजन भी पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके एग्जाम में पूछता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है विच डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। इसमें आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, डील्स विद द थिंग्स एज दे आर। और नॉर्मेटिव इट डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी। ये डील करता है चीजों से एज दे आर, मतलब कहने का कि जैसे मान लो कि ये बोर्ड कौन से कलर का है, व्हाइट, तो मैंने बोला कि दिस बोर्ड इज ऑफ व्हाइट कलर, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दिस बोर्ड शुड बी ऑफ ग्रीन कलर, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कैसा होना चाहिए जब अपने ओपिनियंस की बात कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम केवल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो चीज है वो हम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं कि भाई हम अपना जजमेंट दे रहे हैं, है ना। तो इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर का मतलब समझ में आ गया। दिस कर्टन्स आर ऑफ क्रीम कलर, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है। इंडिया की जीडीपी 5% से बढ़ी, दिस इज नॉर्मेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव। इंडिया जीडीपी शुड राइज बाय 8%, ये पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव है। ठीक है, तो समझ आएगी नहीं, ओपिनियन की बात करें। अच्छा, ये फैक्ट के बारे में बात करता है, विच इज ट्रू और नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि वो ट्रूथ है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट सच हो। मैंने बोला दिस बोर्ड इज ऑफ ग्रीन कलर, इज इट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू, बट इज इट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? इज इट पॉजिटिव? ये ट्रुथ के बारे में बात नहीं करता है। एक और आता है कि वेरिफिकेशन, ये वेरिफिएबल होते हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, सच है कि नहीं वेरीफाई कर सकते हो। इंडियाज पॉवर्टी इज 10% मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन कि 10% हमारे कंट्री में पुअर है, मान लेते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो ये वेरीफिएबल है, हम डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ट्रू निकले कि नहीं। इसको क्या वेरीफाई कर पाओगे? मोदी जी ने बोला कि भाई पॉवर्टी इंडिया की 4% है, वेरीफाई कर, मतलब 4% होनी चाहिए, इसको वेरीफाई कर सकते हैं? नो, देयर कैन नॉट वेरीफाई। ठीक है, और भी डिस्टिंक्शन लिख लीजिए, और क्या हो सकता है। ठीक है, ये ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं, ये मेन डिस्टिंक्शन हो गया इसका, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का। ये सजेस्टिव होते हैं क्या? ये सजेस्टिव नहीं होते, ये सजेस्टिव होते हैं। और बढ़ाया वैसे मेनली केवल यही होता है कि मीनिंग हो गई, वेरीफेबल है कि नहीं, फैक्ट्स के बारे में बात करता है। और आप एग्जांपल के तौर पे एक और लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट ही हो जाएगा। और इसका पर्पस क्या है? रियल डिस्क्रिप्शन देता है ये, और इसमें आपको आइडियाज का जजमेंट देता है, बस और कुछ नहीं है। इसमें क्या है आपका, इसका पर्पस क्या है? आपका डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन देता है और वो आइडियाज के बारे में किसी के बता रहा होता है, ओपिनियंस के बारे में बता रहा होता है, बस वही कवर के बातों को घुमा करके लिख रहे हैं बस। तो ये था तुम्हारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।